नमस्कार, धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खबर अगर कहीं घूम रही है तो वो मिडिल ईस्ट है, जहां पूरी दुनिया की निगाहें टिक चुकी हैं। इस वक्त वहां से हजारों ईरानी अब तेहरान से निकलकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भाग रहे हैं। यहां तक कि तुर्की जो बराबर में है उसकी तरफ जाने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी इसराइल की मार ईरान के अंदर बहुत ज़्यादा है और जो ईरान का शुरुआती रिटेलिएशन था वो कमज़ोर पड़ रहा है। इस पर हम लोग चर्चा विस्तार से करेंगे। इसके बाद एक और खबर जिस पर मुझे लगता है कि राजनीतिक खबर है, जिसको हम देखें कि राजस्थान ने योगी मॉडल की तरफ पहला कदम बढ़ाया है, क्योंकि भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं उन मुख्यमंत्रियों में से एक हैं जिनका अभी इतना समय भी हो गया लेकिन कोई प्रभाव उस तरह नहीं दिख रहा है जैसे कि योगी या हेमंता बिस्व शर्मा अपने अपने राज्यों में छोड़ने में कामयाब हुए हैं। तो उस पर बातचीत करेंगे कि आखिर कौन सा भजनलाल शर्मा ने योगी का भजन शुरू किया है, और इसके साथ साथ हम योगी मॉडल के साथ साथ हम ये देखेंगे कि जब गुजरात मॉडल आया था तो उसके किस हिस्से को अलग अलग राज्यों ने फॉलो किया था। यानी मोदी और योगी मॉडल्स किस तरह से अलग अलग राज्यों में फॉलो हुआ, जो ये बताता है कि दोनों के विजन को किस तरह बीजेपी में स्वीकार किया गया था। लेकिन शुरुआत करेंगे हम इस समय जो ईरान में फंसे हुए भारतीय छात्र हैं उनको निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय अब इस पर जुटा है क्योंकि 1500 से ज़्यादा छात्र ईरान में हैं, जिनमें से ज़्यादातर कश्मीरी छात्र हैं। वो वहाँ अध्ययन के लिए गए थे और चूंकि युद्ध अब इतना गहरा चुका है कि अब कोई भी हथियार वहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ तक कि ईरान के एक जनरल ने तो इस बात की भी धमकी दी है कि अगर इसराइल परमाणु बम इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान अपने परमाणु बम से हमला कर देगा। यानी जो इस्लामिक देश हैं वो इकट्ठे होकर युद्ध की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए भारत सरकार अब इस बात को लग गई है कि वो किसी भी तरह वहाँ फंसे हुए छात्रों को बाहर ला सके। ये मिसाइल हमले हो रहे हैं और उनका निशाना ज़रूरी नहीं कि वही टारगेट हो जहां ईरानी जनरल या सैन्य अधिकारी या फिर वैज्ञानिक हो। वो निशाने चूक भी सकते हैं और उसमें भारतीय छात्रों की जान पर भी संकट आ सकता है। लिहाजा भारत ने तेजी के साथ उनको निकालने की एक बड़ी कार्य योजना तैयार की है। कई शहरों में मिसाइल हमलों में कुछ छात्रों को मामूली चोट की खबर भी आई है। छात्रों को भोजन, पानी, इंटरनेट जैसी समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है और वो ये सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं उन तमाम जगह पर। इसीलिए भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें वापस लाने का फैसला किया है। आखिर योजना क्या है, इस पर बात करते हैं। भारत सरकार ने ईरान से भारतीय छात्रों को सुरक्षित वापस लाने की इजाज़त मांगी थी, जो मिल गई है। सीधी हवाई उड़ानें फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन चूंकि ईरान के हवाई अड्डे भी सुरक्षा की वजह से बंद है, इसलिए भारत सरकार जमीनी रास्तों का इस्तेमाल कर रही है। आपको याद होगा यूक्रेन से किस तरह से हजारों भारतीय छात्रों को निकाला गया था, उनको बसों के सहारे बाहर लाया गया पड़ोसी मुल्कों में और वहां से फिर हिंदुस्तान फ्लाइट से लाया गया। उसी तरह से ये कोशिश कर जा रही है कि पहले उनको रिलोकेट किया जाए। इसलिए ईरान के तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास वहां बसे हुए जो वहां फंस गए भारतीय छात्र उनको आर्मेनिया शिफ्ट कर रहा है। सड़क मार्ग से छात्रों को ईरान से आर्मेनिया ले जाया जा रहा है, वहां से नारदुज बॉर्डर तक मतलब पहुंचाया जाएगा और आगे की यात्रा नारदुज से उन्हें आर्मेनिया की राजधानी येरेवन ले जाएंगे और वहां से भारत के लिए विशेष उड़ानें चलाई जाएंगी। भारत सरकार लगातार निगाह रखे हुए है कि उसके जो छात्र हैं वो पूरी तरह से वापस आ सकें, जल्दी से आ सकें और उनको कोई खतरा ना हो। ये एक बड़ी मुझे लगता है कि खबर है जो अब आने वाले समय में इस युद्ध की गंभीरता को बताती है कि युद्ध किस तरह से गंभीर होता जा रहा है। अगर हम इसको अब आगे की तरफ देखें कि ईरान में अब क्या चल रहा है। ईरान में शुरू में ज़रूर दिखाई दिया कि ईरान ने मिसाइलें भेजी हैं, पूरा युद्ध चल रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो
ज़्यादा इजराइल जो है आक्रामक होता जा रहा है, उसके निशाने उतनी सटीक हैं। ईरान की मिसाइलें ज़रूर वहाँ पहुँच रही हैं, लेकिन उनको आयरन डोम से ज़्यादातर को रोक दिया जा रहा है। और अब तो सऊदी ने भी अपना सैन्य क्षेत्र बंद किया हुआ है, जॉर्डन ने भी ये तमाम चीज़ें बंद कर दी हैं, लिहाजा ईरान के लिए हर रोज़ मुश्किल बढ़ रही है। चौथे दिन में हम देखें तो ईरान ने इजराइल पर 370 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइल अब तक दागी हैं। इजराइल में 24 मौतें हो चुकी हैं और 592 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें 10 की हालत गंभीर है। ये हम इंटरनेशनल मीडिया को स्कैन करके उनके हिसाब से वो सूचनाओं को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों, विशेषकर तेहरान में सैकड़ों एयर स्ट्राइक की हैं। अगर उन एयर स्ट्राइक्स को अभी चूंकि संख्या कोई नहीं, क्योंकि लगातार हर घंटे बाद वो स्ट्राइक कर रहे हैं, और यहाँ तक कि ये साफ कर दिया इजराइल ने कि ईरान का, खासतौर से तेहरान का, अब एयरफील्ड उनके कब्जे में है। यानी वो अपनी मन मर्जी से वहां अपने जेट से उड़ान भर रहे हैं और अटैक कर रहे हैं, यानी उनकी मिसाइलें सीधे वो कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुझे लगता है सूचना है। 2242 लोगों के मरने की खबर ऑफिशियली मान चुका है, लेकिन ईरान में 400 से ज़्यादा ये संख्या है, और अभी तो रात पड़ी है, जो हमला है वो लगातार जारी है। तो ये मरने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है, घायलों की ये तो 400 से ज़्यादा मानी जा चुकी है, और घायलों की संख्या हज़ारों हो सकती है। इजराइल ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड, कुद्स फोर्स और परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हुए उनको निशाना बनाए रखना जारी रखा है। यहाँ तक कि ईरान का सुबह जो था उसी पर है, अभी उसके किसी और नई जगह पर हमले की बात नहीं सुनाई दे रही। लेकिन दोनों देशों की राजधानियों में इस वक्त आगजनी चल रही है। इजराइल ने एक और जो एक रणनीतिक पहल की, उसने सबसे पहले ये मैसेज देना शुरू किया कि तेहरान में नागरिकों को अब वो शहर खाली कर देना चाहिए, क्योंकि उस युद्ध में किसी की भी जान जा सकती है। इजराइल ये जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि जो नागरिक हैं उनको बचाया जा सके, क्योंकि ये वॉर गंभीर हो रहा। लिहाजा तेहरान से जाने वाली सड़कों पर जाम की खबरें हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाम लगा हुआ है। लोग वहाँ से भागना चाहते हैं, उस तरफ कौम जैसे इलाकों की तरफ भागना चाहते हैं। हालांकि कौम में भी अटैक हुआ है, लेकिन उस तरफ जो है सबसे ज़्यादा अभी सुरक्षित माना जा रहा है। लिहाजा भारी भीड़ ईरानियों की उस तरफ जा रही है, ये दिखाई दे रहा है। और अब लगता है कि ईरान का जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो अब इस पर सोचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल ने वहाँ तमाम लोगों से जो बार बार ये प्रेशर डाला है कि वो अपने जो लीडरशिप है उसके खिलाफ विद्रोह कर दें, उसको बदल दें, क्योंकि तभी इस क्षेत्र में शांति हो सकती है। ये बात खौमनई के पास हमले के बाद हुई है, और खौमनई जो है कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके आवास के करीब सुबह एक मिसाइल गिरी थी। तो ये माना जा रहा है कि लगातार जो है इजराइल अब ये हमला कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो टारगेट नंबर 1 बना सके। हालांकि ये कोशिश की गई है, एक जवाब भी आया है, एक बयान बुरा आया है, अमेरिका की तरफ से भी आया है कि खोमेनी को अभी नहीं मारा जा सकता है, या इस तरह के बयानों के साथ ये कोशिश बता रही है कि वो उनके टारगेट पर है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसराइल ने जो है पूरी उसकी सैन्य कमान को कमज़ोर किया था, हालांकि ईरान ने बहुत तेज़ी से उसको रिप्लेस किया है, लेकिन अब पूरे क्षेत्रीय सुरक्षा को, ढांचे को ये ख़राब कर रहा है, क्योंकि लेबनान, सीरिया, इराक और यमन देशों में भी अब जो सैन्य गतिविधि है वो बढ़ती हुई देखी जा रही है। हालांकि अभी उसका ये लक्ष्य साफ नहीं कि क्या वो सीधे तौर पर इसराइल के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लेंगे, लेकिन युद्ध है वो बढ़ रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। भारत अपनी कोशिश कर रहा है, जो आप देख रहे हैं कि अपने छात्रों को निकालने जैसी कोशिश है। अब जो एजेंसीज़ हैं, जो तमाम एजेंसीज़ हैं, उन्होंने नातांज को लेकर एक अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि वहाँ से रिसाव हो सकता है, यानी केमिकल और रेडियो एक्टिव यानी यूरेनियम का रिसाव हो सकता है। नातांज सबसे बड़े जो परमाणु जो प्रोग्राम है उसके केंद्रों में से एक है। लिहाजा वहाँ रेस्पिरेटरी सिक्योरिटी इक्विपमेंट पहनने की वो जो एप्रेटस है उनकी IEA ने कहा है कि उनको जो है पहना जाए, और ये बड़े खतरे की तरफ संकेत है। हालांकि ये भी साफ किया है कि अभी रेडियो एक्टिव जो पैमाना है वो बदल नहीं रहा, यानी बढ़ा नहीं है। लिहाजा अभी इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही है कि वहाँ से कोई लीकेज है, लेकिन ये आशंकाएं हैं, क्योंकि कोई भी सूचना ईरान से अब बाहर नहीं आ रही है। वहाँ इंटरनेट धीमा कर दिया गया है, सूचनाओं का प्रवाह सोशल मीडिया पर बंद किया जा रहा है। तो ये युद्ध को फैलने की तरफ बता रहा है कि किस तरह से वो तैयारी है। हालांकि
जो हम इस वक्त देख रहे हैं वो रूस भी ईरान पर दबाव डाल रहा है कि अब वो किसी भी तरह इस युद्ध को समाप्त करे, क्योंकि इस युद्ध का बढ़ना उसकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। धीरे धीरे अब ये बात, हालांकि चाइना ने का एक विमान पोत के जाने की वहां खबर है कि वहां पहुंचा है, इसके उलट अमेरिका ने निमित्ज को, जो यूएस के सबसे बड़े विमान वाहक पोतों में से है, जिसको ये कह सकते हैं चलता फिरता समुद्री जो है ठिकाना है, जो वहां पहुंच रहा है सुरक्षा का, उसको कहा गया है। तो अब ये लड़ाई पूरे दो देशों की लड़ाई से ज़्यादा पूरे पश्चिम एशिया की स्थिरता पर, वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए गंभीर चुनौती बनती जा रही है। और ईरान को जिस तरह से अलग अलग जगह इजराइल टारगेट कर रहा है, उसमें उसकी तरफ से लगता है कि ये सिर्फ कुछ दिनों की लड़ाई नहीं, वो इसको कुछ वीक्स की लड़ाई में और पूरी तरह से ईरान की उस परमाणु क्षमता को नष्ट करने के इरादे के साथ है। तो ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इस समय दिखाई दे रहा है कि युद्ध जो है फैलता जा रहा है, और मुझे लगता है कि खबरें अभी कुछ दिन इसी के इर्द गिर्द होगी। लेकिन इस बीच में सबसे ज़्यादा बड़ी जो जिसने चौंकाया है, जिसने ये बताया कि आखिर ईरान के एक सैन्य अधिकारी ने जो है बहुत बड़ा बयान दिया। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के वरिष्ठ जनरल मोहसेन रेजाई ने मीडिया से कहा था कि पाकिस्तान ने उन्हें आश्वासन दिया, यदि इजराइल ईरान पर परमाणु हमला करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। लेकिन ये बयान अभी आया नहीं था कि पाकिस्तान के हाथ पांव फूल गए। पाकिस्तान ये समझ गया कि अगर ये बात वो जल्दी से खंडन नहीं करता है तो इजराइल के टारगेट पर आ जाएगा। जैसे मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया था कि कैसे भारत इजराइल जो है 1978 में ही काहूटा को तबाह कर देना चाहता था, ताकि पाकिस्तान के हाथ में एटम बम ना आ सके। और पाकिस्तान ने इस एटम बम को जो इस्लामिक बम कह के प्रचारित किया था, चूंकि 70-80 के दशक में जो पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा पैसे रकम मिली थी इस ऊर्जा के चलाने के लिए, पाकिस्तान के अपने परमाणु बम के इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जिस भारी मात्रा में धन की ज़रूरत थी, उसको सऊदी अरब और जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनकी तरफ से, यहाँ उस समय लीबिया की तरफ से बहुत पैसा दिया गया था तमाम तरह से, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये एक पहला इस्लामिक बम होगा। ये अलग बात है कि ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले सीमा पर आतंकियों के लेकर पहले ईरान ने उस पर पाकिस्तान पर हमला किया था, और फिर पाकिस्तान की तरफ से भी ईरान के अंदर तक हमले हुए थे। तो ये एक बड़ी घटना है। ऐसे में इसको आप याद कर सकते हैं, चूंकि इतिहास बार बार अपने आप को दोहराता है, बस आपको याद रखने की जरूरत होती है। आप घटनाओं की नब्ज पहचानने लगते हैं। आपको याद होगा इराक ने जब सद्दाम हुसैन पर जब हमला किया, WMD यानी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर अमेरिका ने इराक पर जब हमला किया था, तो उस वक्त इराक की तरफ से सबसे बड़े बयान, सद्दाम हुसैन पूरी दुनिया को जंग में बदल देंगे, और उन्होंने कहा था ये जंग मादरे जंग होगी, यानी जंगों की माँ होगी, मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी। और इस पर पूरी दुनिया में तमाम जगह पर यह लगा कि जैसे वाकई ये एक बहुत बड़ी जंग होने जा रही है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल होगा। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू हुई, रिपब्लिकन गार्ड्स, अगर आपको कुछ भी, अगर आप में से कोई लोग जाकर उसको ट्रैक करना चाहें इंटरनेट पर, चूंकि मैं तो उसके बारे में आपको जानकारी दे ही रहा हूं, आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में रिपब्लिकन गार्ड को स्पेसिफिक मिलिट्री वो बना जाता था कि वो एक दुनिया की सबसे बड़ी फोर्सों में से एक है। 1 लाख से ज़्यादा इनको खुद सद्दाम हुसैन के नियंत्रण में रहते हैं, और ये अमेरिका को नाको चने चबा देंगे। और जैसे ही अटैक शुरू हुए, वो हाथ में हथियार फेंक कर भागते हुए दुनिया ने देखे। जो जिस तरह से अब IRGC का हम लोग देख रहे हैं, उसी तरह से इराक के रिपब्लिकन गार्ड्स का हल्ला तमाम दुनिया के मीडिया और तमाम जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हुआ है, वो सब उसका वो दिया करते थे, उदाहरण दिया करते थे किस तरह से रिपब्लिकन गार्ड अमेरिका को मजा चखा देंगे। तो ये लगातार हमेशा से ऐसा होता है। युद्ध के समय कोई भी राष्ट्र कितनी भी ताकत के साथ अपनी जो ताकत है बताने की कोशिश करता है। हालांकि जैसे ही जंग शुरू होती है तो उसका असली जो उसकी असलियत है वो दुनिया देखती है। तो जो पाकिस्तान के परमाणु बम के लिए मैं बता रहा था, तो उसी दौरान एक बड़ा आश्चर्यजनक काम हुआ था कि अपने मिग विमानों का बेड़ा इराक ने, लगभग 30 विमान शायद उस वक्त थे, उनको
तेहरान में उतार दिया। यानी दुनिया को, क्योंकि उस वक्त आपको याद होगा 11 साल तक चला, 9 से 11 साल तक चला ईरान इराक का युद्ध खत्म ही हुआ था, जिसमें हजारों लाखों दोनों देशों के लोग मारे गए थे। उस वक्त के बाद अचानक शत्रु जो ईरान इराक थे, उनमें से एकदम इराक से जो बड़े अत्याधुनिक विमान उस वक्त के थे, उनको तुरंत सद्दाम हुसैन ने तेहरान में लैंड किया, लेकिन वो कभी फिर काम नहीं आए, उसको वापस नहीं दिया गया, वो ईरान के पास रहे। जो उस समय की बात थी, उसके बाद उसके विमानों का क्या हुआ उस पर दुनिया की चूंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहा था। लगभग उसी तरह का बयान आप ये देखिए, इसी तरह का ईरान ने ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान अपने परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है अगर इजराइल ने किया, क्योंकि अब ईरान का जो शीर्ष नेतृत्व है वो डर भी रहा है कि इस युद्ध में कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल एक सीमा के बाद उसका इस्तेमाल ना कर ले। और चूंकि अभी ईरान के पास ऐसा कोई परमाणु बम नहीं है, यहाँ तक कि उसके तो परमाणु संयंत्र भी खतरे में आ गए हैं, तो लिहाजा उसने पाकिस्तान का सहारा लेने की कोशिश की। लेकिन कल तक पाकिस्तान जो पूरी दुनिया को कह रहा था कि उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, ये भी कह रहा था कि ओआईसी का स्पेशल सम्मेलन बुलाया जाए, इमरजेंसी सम्मेलन बुलाया जाए, ईरान हमारा भाई है, हम उसके साथ खड़े हैं, अचानक परमाणु बम के उसमें समझ गया कि वो इजराइल के टारगेट पर आ जाएगा। लिहाजा उसने सबसे पहले ख्वाजा आसिफ हों या इसाक डार हों, उन्होंने तेजी के साथ, मतलब इतनी तेजी से आकर बयान देना शुरू किया कि साहब नहीं, ये हमारा नहीं है, ये हमारा कोई बयान नहीं, हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ये बयान अत्यंत संवेदनशील है। अगर हम लोग इस इंटरव्यू की बात करें, उन्होंने कहा था, रजाई ने कहा था कि परमाणु हथियार का प्रयोग किया तो पाकिस्तान इस्लामी भाईचारे के तहत कार्रवाई करेगा। ईरान के सरकारी मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया था, लेकिन इसाक डार ने कहा पाकिस्तान की विदेश नीति में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। और विदेश रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी कहा पाकिस्तान की परमाणु नीति पूरी तरह रक्षात्मक है, इसे किसी तीसरे देश के साथ युद्ध में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है कि आखिरकार पाकिस्तान, जिसकी पूरी सेना इस्लामिक उम्मा के आधार पर बनी हुई है और वो ये चाहती है कि पूरी दुनिया में उसे इस्लाम के फोर्टिस के तौर पर दिखा जाए, मुझे लगता है पाकिस्तान अपने फंदे में खुद फंस गया, क्योंकि अब उसका इस्लामिक जो भाईचारा है उस पर सवाल खड़े होने शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान की जो परमाणु नीति है वो फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान किसी भी खतरे के, आक्रामक खतरे के विरुद्ध परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकता है, जबकि भारत जो है नो फर्स्ट यूज कहता है, उसकी डॉक्ट्रिन ये थी, तो पाकिस्तान ने इसको कभी भी स्वीकार नहीं किया था। मुझे लगता है कि ईरान का ये दावा पाकिस्तान उसका जो समर्थन कर रहा है, ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक हिस्सा था, लेकिन पाकिस्तान ये समझ गया कि अब उसके लिए ये परेशानी का सबब हो सकता है, इसीलिए उसको तुरंत अपनी दूरी बनानी पड़ी। और इससे उसके पास तमाम एजेंसीज, यहाँ तक कि अमेरिका की तरफ से भी उससे सवाल जवाब शुरू हुए, इसके साथ IAEA जो इंटरनेशनल एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से इस पर सवाल हुआ। और मुझे लगता है कि एक बड़ी चेतावनी के तौर पर भारत की है, IAEA ने और अमेरिकी विदेश विभाग ने पाकिस्तान की स्थिति पर स्पष्टीकरण मांगा। रूस और चीन जैसे जो पाकिस्तान के समय सबसे करीबी है, उन्होंने चुप्पी साध ली। फ्रांस और ब्रिटेन ने इस तरह की बयानबाजी को गैर जिम्मेदाराना बताया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, अभी देखना होगा, क्योंकि रात बाकी है और तमाम तरह से अभी ये युद्ध जो है लगता है कि मिडिल ईस्ट को, एक तरह से पश्चिम एशिया को भी युद्ध की आग में झोंक देगा। और ईरान के जो ये IRGC है, इस पर दारोमदार है। कोशिश ये की जा रही है कि शायद ये इस युद्ध में कोई बड़ी भूमिका निभाए, लेकिन मुझे शक है कि ये इस तरह की भूमिका निभाएगा। अब हम अपने अगली खबर की तरफ चलते हैं कि जो ईरान, वो जो योगी मॉडल किस तरह से पहली बार आप राजस्थान में होते हुए देख रहे हैं। दरअसल अभी तक लीडरशिप उसकी मानी जाती थी जो एक बड़ी अपने अंदर नेताओं की एक फौज खड़ी करता है, जो उसके बाद उसकी राजनीति को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस वक्त अगर हम लोग मोदी शाह की जोड़ी को देखते हैं तो उनके बनाए गए मुख्यमंत्रियों में बहुत ही कम ऐसे हैं, मतलब उनका जो, अगर योगी और हेमंत बिस्व शर्मा को अलग करते हैं, जिनकी दोनों की जो पृष्ठभूमि है वो संघ से सीधे नहीं जुड़ी हुई है, या वो सीधे तौर पर मोदी और शाह के तैयार किए हुए राजनेता नहीं है। इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो हम लोग बात कर रहे हैं भजन लाल शर्मा के साथ, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आप अगर मैं जिससे मैंने बात शुरू की, अगर उसको देखना चाहते हैं तो आप देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो एक पहली पकड़ के तौर पर उन्होंने पहले जो पॉलिटिकल उसके तौर पर उत्तराखंड में दिया मुख्यमंत्री के तौर पर, वो एक तरह से फेल
प्रयोग रहा। उसके बाद तीरथ सिंह रावत वो अपने इतने अजीबोगरीब बयान थे कि खुद ही सरकार को उनको हटाना पड़ा। इसके बाद आपको मनोहर लाल खट्टर का उदाहरण लेना चाहिए, जिनको बीच में हटाकर, चुनाव से ठीक पहले हटाकर वो जिम्मेदारी नायब सिंह को सौंपनी पड़ी। नहीं तो सीधे तौर पर हरियाणा में जो बीजेपी है वो सत्ता से दूर जाती दिख रही थी। तो ये एक बड़ा चेंज मुझे लगता था। इसके अलावा आप जयराम ठाकुर को देख सकते हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को याद होगा। पुष्कर धामी जरूर कुछ समय, वो भी तब जब वो योगी के मॉडल को अपनाते हैं उस समय दिखाई देते हैं। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को ले सकते हैं, आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री को ले सकते हैं। अलग अलग जगह पर चुने गए मुख्यमंत्रियों की एक जो बड़ी भीड़ है, उसमें कोई अपनी जो छाप है वो छोड़ने में ज़्यादा कोई कामयाब नहीं हो रहा, अगर हम दो इन मुख्यमंत्रियों की बात करें। लेकिन आज पहली बार मुझे लगता है भजन लाल शर्मा ने एक कोशिश की है। मतलब पिछले उन्होंने 2-3 दिन पहले एक नोटिस भेजा गया कि जो उर्दू के और फारसी के इस्तेमाल किए गए शब्द हैं, जो कि एफआईआर में किए जाते हैं या जो प्रोसिक्यूशन जिनका इस्तेमाल करता है, ये बहुत लंबे समय से उर्दू और फारसी के शब्द थे, जिनको अब आम जनता भी भूल चुकी है। और यहाँ तक कि जो लोग अधिकारी या तमाम लोग आ रहे हैं वो भी इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले भी आम बोलचाल की भाषा के शब्द नहीं थे। 1837 तक इस देश में जब से विदेशी हमलावर आए थे, तब से उन्होंने स्थानीय भाषाओं पर, स्थानीय लोगों पर एक पर्शियन भाषा थोप दी थी, क्योंकि उनको लगता था कि ये लोग यहाँ के जिस तरह के लोग हैं, इनकी कोई संस्कृति नहीं है, जाहिलियत से घिरे हुए हैं, और इन पर इनकी भाषा में इनके साथ बात करने से वो जाहिलियत की छाया उन इस्लामिक हमलावरों के ऊपर भी आ सकती है। लिहाजा पर्शियन में सब काम होता था और मजबूरी थी कि यहाँ के लोगों को उन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ता था। 1837 में ये सब चेंज हुआ जब इंग्लिश भाषा लागू कर दी गई, यानी उसके बाद अंग्रेजी थोप दी गई, और जो भारतीय भाषाएं थी उनको कभी भी लगभग 1192 से आप जान सकते हैं कि कभी भी इस्तेमाल में नहीं किया गया। लेकिन अब मुवक्किल, जुर्म, इस्तगासा जैसे उर्दू फारसी शब्दों को राजस्थान में बंद कर दिया है पुलिस ने। अब उनका प्रयोग नहीं करेगी, इनके बदले हिंदी शब्दों से काम करेगी। ये भजन लाल शर्मा का एक ऐसा फैसला है जो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के फैसले की तर्ज पर है। राजस्थान की पुलिस अब उर्दू फारसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेगी। इसके लिए भजन लाल सरकार में जो गृह राज्य मंत्री ने एक निर्देश भी जारी किया है। उन्होंने राज्य के डीजीपी को इस पत्र लिखा। जो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने, उन्होंने राज्य के डीजीपी को कहा है पुलिस विभाग से सभी उर्दू और फारसी शब्दों को निकालकर उन्हें हिंदी से बदल दिया जाए। उन मंत्री ने कहा कि नए पुलिसकर्मी उर्दू और फारसी नहीं पढ़े, इसीलिए उनको जब वो फोर्स में आते हैं तो कानून को लागू करने में या उसको पहले समझने में ही परेशानी होती है। राजस्थान की पुलिस अभी रोजामचा, इस्तगासा, मुजरिम, वकील, गवाह, सजा याफ्ता, दफा, चश्मदीद जैसे शब्दों को इस्तेमाल करती है। इनकी जगह पर जो अपराधी, अभियुक्त और इस तरह की। इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार 2021-22 में योगी सरकार ने सबसे पहले ये पहल शुरू की थी कि ये जो तमाम शब्द हैं, क्योंकि जब हम लोगों ने क्राइम रिपोर्टिंग शुरू की थी तो सबसे पहले इन्हीं शब्दों के अर्थ को पुलिस के कोई वरिष्ठ जो अधिकारी, जब हम लोग उनको ये मालूम होता था कि ये नए रिपोर्टर्स हैं, तो कई बार इन्हीं शब्दों को समझाने की कोशिश करते थे और ये कहते थे इन्हीं शब्दों से ये समझा जाता है एफआईआर कैसे लिखी जाएगी। इसीलिए कई बार मजाक ये होता था किसी नए आईपीएस से आप एफआईआर नहीं लिखवा सकते, वो एक एफआईआर नहीं लिख सकता है जो पुलिस वाला लिख सकता है, सिपाही। ये बात मजाक में चलती थी, लेकिन उसके पीछे भाषा की इसी उसका कारण था। मुझे अगर इस पर देखना हो कि आखिर योगी मॉडल क्यों मैं इसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि योगी उस तरह के उनके क्या क्या मॉडल्स, और मैं इसके प्रधानमंत्री मोदी के मॉडल्स के साथ भी मैंने इसको देखने की कोशिश की कि आखिर ये किस तरह हुआ। योगी मॉडल का जो अलग अलग आप देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि योगी जो है सबसे ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हैं, उनका मॉडल किस तरह है। उससे पहले ये गुजरात मॉडल होता था, मुझे लगता है मैं योगी मॉडल की तरफ, तो योगी जो मॉडल है उनका अगर हम मध्य प्रदेश की तरफ देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान ने, सरकार ने अवैध निर्माणों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया था, जो सीधे तौर पर योगी मॉडल से भोपाल, इंदौर जैसे शहरों में अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए गए थे। उस वक्त ये पहला माना गया कि यूपी के योगी मॉडल को बाहर विस्तार दिया जा रहा है। अपराध नियंत्रण में माफिया और गुंडा तत्वों की जिस तरह से
वसूली शुरू हुई और उनके कुर्की शुरू हुई थी वो दूसरा था। धार्मिक आयोजन में भी मध्य प्रदेश ने जैसे यूपी में शुरू किया गया था उसी तरह से उज्जैन में महाकाल मंदिर का विकास किया गया, कॉरिडोर बनाया गया, धार्मिक आयोजन को बढ़ाया दिया गया, जो यूपी के योगी के धार्मिक और सांस्कृतिक जो उनका एजेंडा था उससे मिलता जुलता है। उत्तराखंड में बुलडोजर नीति को फॉलो किया गया, आपने देखा होगा उत्तराखंड में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर नीति चलाए गए और उसमें वनभूलपुरा और तमाम चीज़ों पर देखा। इसके अलावा देहरादून और हरिद्वार में भी बड़े लेवल पर जो मज़ारें थी, तमाम इस तरह के जो जगह जगह पर बन गए उगाए जो अवैध निर्माण थे उन सबको तोड़ा गया और धार्मिक पर्यटन को बहुत बेहतर तरीके से मतलब वैसे भी वहाँ तो धार्मिक पर्यटक से ही पूरी आय होती थी, चाहे 4 धाम यात्रा हो, लेकिन केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थलों पर एक टाइम लाइन देकर, जिस तरह से योगी उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिए, उसी तरह से तमाम जगह पर टाइम लाइन देकर यह शुरू किया गया कि वहां विकास उसी के समय पर हो, उतने समय तक हो। इसके अलावा पुलिस प्रशासन में स्थानीय भाषा और संस्कृति को यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ाया गया। दिल्ली में आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार आते ही तुरंत उन्होंने अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया, खास तौर से अलग अलग चुनाव के वक्त तो वैसे ही। इसके अलावा आपने देखा होगा अभी भी बुलडोजर को लेकर तमाम जगह पर बाकायदा चल रहे हैं और जैसे आप देख रहे होंगे कि अभी ये जो जामिया नगर और उसके आसपास का बाटला हाउस के इलाके पर भी बुलडोजर की छाया रोज दिखाई देती है। नजफगढ़, मुंडका, इन सब पर भी दिखाई दिया। सुरक्षा और अपराध के लिए इस कोशिश की जा रही है। जो पूरा सिस्टम इस समय काम कर रहा है उसको यूपी की तर्ज पर किया जा रहा है। कर्नाटक में भी जब बीजेपी सरकार थी तो उसको डबल इंजन की सरकार की तरह जो नारा जो यूपी में दिया गया था उस तरह से किया गया और यूपी मॉडल को कोशिश की गई थी। उसी तरह धार्मिक पर सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा उस समय दिया गया था। बिहार में भी ये देखा जा सकता है कि माफिया और उनके तरफ एक कोशिश की गई, लेकिन ये फिर आगे बढ़ा नहीं। हालांकि इसका एक हिस्सा जो शुरुआत में एक भ्रष्टाचारी के भवन को स्कूल में बदला गया था पटना में, ये नीतीश कुमार ने इससे पहली सरकार में किया गया था, तब इसको एक बेहतर कोशिश माना गया था और शायद इसी के साथ आगे की तरफ उसको यूपी में डेवलप किया गया था। लेकिन बुलडोजर एक्शन इतना बड़ा नहीं किया गया। भाषा सुधार को, माफ कीजिए, भाषा सुधार को अब वहां कोशिश की जा रही है। अगर हम इसको देखें कि योगी अगर इस तरह है तो मोदी उस वक्त जब मुख्यमंत्री थे उनकी कौन सी चीजें दूसरे तमाम राज्यों ने, क्योंकि जो गुजरात मॉडल है वो बहुत चर्चा का विषय उस वक्त रहा था। लोगों ने धीरे धीरे, क्योंकि जब से मोदी 11 साल केंद्र में चले आए हैं तो लिहाजा लोगों की याददाश्त थोड़ा कमजोर होती है, उन्होंने उसकी तरफ ज़्यादा अब तवज्जो नहीं दी। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि देखिए राजनेता अपने काम से पहचाना जाता है, उसका विज़न उसको आगे ले जाता है। अगर हम मोदी के मॉडल की बात करते हैं तो सबसे पहले जो गुजरात मॉडल की विशेषता थी वो ई गवर्नेंस और सीएम का डैशबोर्ड माना जाता था। गुजरात के जो ई गवर्नेंस मॉडल खास तौर से मुख्यमंत्री डैशबोर्ड और नागरिक केंद्रित सेवाओं की पारदर्शिता, कई राज्यों ने इसका अध्ययन किया और इसको अपनाने की कोशिश की। जैसे केरल सरकार ने बाकायदा अपने अधिकारियों को गुजरात भेज के डैशबोर्ड सिस्टम का अध्ययन कराया और उसे अन्य राज्यों में लागू करने की सलाह दी थी। तेज निर्णय निवेश के लिए उसने गुजरात में उन्होंने उद्योगों के लिए लाइसेंस, परमिट और पर्यावरण मंजूरी के लिए बाकायदा एक फास्ट ट्रैक सिस्टम बनाया था और इतना आसान कर दिया था जिससे निवेशक वहां आए। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसको उन्होंने अपने एक नारे के तौर पर भी, अब आपको याद आ रहा होगा कि उस वक्त यही शब्दावली गूंजती थी जब गुजरात में मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी। अभी आप देखिए भूपेंद्र सिंह का कोई भी मॉडल अब आपको याद नहीं, गुजरात के किसी मॉडल की अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो यही बताता है कि अगर लीडर हो तो क्या क्या बदलता है। शहरी विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे गुजरात अहमदाबाद में बीआरटीएस, जिसको दिल्ली में दोहराने की कोशिश की गई, अब दिल्ली में पहले किया गया था और लगभग शायद सामान्य करती था। और सूरत की सफाई व्यवस्था को कई राज्यों ने रोल मॉडल माना। विकास का पैमाना 2010 के बाद गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर विकास का पैमाना मानने लगा और कई राज्यों के विकास की तुलना इसी से हुई। जैसा मैंने केरल का बताया, उन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश ने आकर इन्वेस्टमेंट के लिए तेज प्रशासनिक निर्णय और शहरी विकास की जो परियोजनाएं उनमें गुजरात मॉडल की ही देखी जा सकती है। जब केंद्र में बने तो उन्होंने डिजिटल इंडिया, तेज प्रोजेक्ट क्लियरेंस, स्मार्ट सिटी मिशन, ये गुजरात की तर्ज पर ही लागू किए गए थे। तो मैं कह सकता हूं कि कई सारी चीज़ों में गुजरात मॉडल भी
काफ़ी उस पर चला। यानी हम दो ऐसे एक प्रधानमंत्री तक पद का सफ़र तय कर चुके हैं, दूसरे को उम्मीदवार माना जा रहा है और उनके मॉडल की चर्चा होते हुए हम देख रहे हैं। एक आखिरी खबर के तौर पर मुझे लगता है सुबह मैं इसकी चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन उस पर बड़ा वीडियो हो गया था, ये भी उस तरफ बढ़ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो तुर्की को जवाब, देखिए मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विदेश नीति में किसी भी तरह की झोल छोड़ना नहीं चाहते। हम इस वक्त उनकी आलोचना सुनते हैं कि वो अमेरिका के या ट्रंप का जवाब नहीं दे रहे, जबकि ये अगर उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो अमेरिका को इसका मुझे लगता है कि जल्द ही असर मालूम होगा कि वो चाहते क्या, क्योंकि तुर्की ने जिस तरह से भारत पाकिस्तान के इस मौजूदा युद्ध में पाकिस्तान का सहयोग किया था, उसका जवाब देने की तैयारी अब शुरू हुई है। पहले तो आपने देखा उसके साथ इन्वेस्टमेंट की समस्याएं, सब चीज़ें, उसकी कंपनियों को तुरंत उनके सिक्योरिटी क्लियरेंस कम किए गए थे, हालांकि फिर वो अदालत में चले गए, अदालत से एक दो जगह उन्होंने स्टे हासिल किया है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ें कि एयर इंडिया को अपने विमानों का जो लाइसेंसिंग है या उनको रख रखाव है उन सब की तब कैंसिल किए गए और काफ़ी सारे कदम। लेकिन जब मोदी बाहर निकले तो सबसे पहले उन्होंने ये कोशिश की कि तुर्की को उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। तुर्की सबसे ज़्यादा अगर किसी तरह आप देखेंगे तो वो कोशिश करता है कि वो कश्मीर के मुद्दे को बार बार एक विवादास्पद मुद्दा बताता है। तो आज जो 23 साल बाद जो प्रधानमंत्री साइप्रस पहुंचे, वो उसी की जवाब में, यानी उन्होंने जब यहाँ से शुरू किया था तो उन्होंने कहा था कि युद्ध के दौरान जिन्होंने हमारा समर्थन किया था पूरा मजबूत तरीके से और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हमारा साथ दिया था, उनको धन्यवाद के लिए यात्रा। यानी साइप्रस, अगर आपको लगेगा कि एक छोटा सा देश है, इसका क्या है, तो ये साइप्रस जो है तुर्की की दुखती हुई रग है। 1974 में साइप्रस का डिवीजन हुआ था और तुर्की ने इस द्वीप के उत्तरी हिस्से पे हमला करके कब्जा कर लिया था। अब वो जो है तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस कहता है और उसे जो है तुर्की एक राज्य देश के तौर पर मान्यता देता है। इसके अलावा दुनिया में कोई नहीं देता, क्योंकि सब ये जानते हैं वो तुर्की के कब्जे में है। शेष राज्य जो है, शेष द्वीप जो है वो साइप्रस गणराज्य है। तो भारत ने अब साइप्रस की वो हमेशा से वैसे साइप्रस की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एकता का समर्थन करता था, लेकिन जैसे जैसे तुर्की भारत का विरोध करने लगा उस तरह से अब साइप्रस को भारत ने एक महत्व देना शुरू कर दिया और अब उन्होंने, पीएम मोदी ने 2 दशकों बाद पहले प्रधानमंत्री हुए जो वहां यात्रा कर रहे हैं। ये एक कूटनीतिक संकेत है और साइप्रस के ने भारत के संवेदनशील मसलों पर मैंने आपको बताया कि उन्होंने सहयोग दिया था। अब भारत ने अपना जवाब देना शुरू कर दिया कि क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए हमारे पास साइप्रस एक रणनीतिक भागीदार है। और पीएम मोदी ने जो उसके साथ मिलकर बाकायदा उस जगह पर, वहाँ जहाँ ये झंडा जो उसका उत्तरी साइप्रस का है उसके साथ फ़ोटो खिंचवाना, वहाँ सब करना, ये तुर्की के अंदर एक राजनीतिक बेचैनी पैदा कर सकता है। और इसीलिए साइप्रस की क्षेत्रीय अखंडता की जब बात मोदी कर रहे हैं तो वो सीधे सीधे तुर्की को ये समझाने की कोशिश है कि अगर आप अपनी चादर ज़्यादा फैलाओगे तो वो फट भी सकती है। ये जो है जिस तरह का मुझे लगता है कि ये द्विपक्षीय दौरा नहीं है, बल्कि एक जटिल भू राजनीतिक स्थिति में भारत की तरफ से एक नए चाल है और उसको तुर्की की तरफ जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। मुझे लगता है कि हम लोग इस पर काफ़ी चर्चा कर चुके और मुझे कल सुबह भी हम लोगों को, जब हम लोग खबरों की तरफ बढ़ेंगे उस वक्त भी ईरान और इजराइल का कुछ नया घटनाक्रम हो रहा होगा। इसके अलावा कुछ और घटनाओं पर बात करेंगे। आज के लिए बस अभी इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, इसकी रीच बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। नमस्कार।